स्क्रीन विजिबल है बच्चों सबको? यस Yes, सर। sir. पक्का? Yes, sir. ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिवीजन से, है ना। कुछ बेसिक चीजें समझते हैं पहले तो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस के साथ में अच्छे से, है ना। आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे फर्स्ट चीज की, जो हमने पढ़ी थी 12th क्लास के स्टार्टिंग में, है ना, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बिगिनिंग करी थी, विच इज चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट, है ना। इसके नाम में ही ये मतलब छुपा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें इलेक्ट्रा एक तो वर्ड होता है ना, और एक वर्ड क्या होता है, दूसरा क्या होता है, स्टैटिक, स्टैटिक। है ना। इलेक्ट्रा मतलब तो क्या हो गया, चार्ज, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, है ना। तो जब हमारा चार्ज रेस्ट पे है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर जो इफेक्ट्स हैं, और वो जो इफेक्ट क्रिएट करता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, मतलब वो सब चीजें हमने पढ़ी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट, ठीक है। जो भी फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल्स, है ना, बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह तो पढ़ने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सब जानते ही हैं, है ना। Yes, sir. यस है ना? चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं डायरेक्टली। क्या होता है भाई चार्ज? व्हाट इज चार्ज? क्या है चार्ज, है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ये। क्या है चार्ज? इट इज अ, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हाँ, कोई भी मैटर जो है ना, मैटर तो पता ही है सबको क्या होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इनेबल्स इट टू गिव, मतलब बेसिकली इट गिव्स द एबिलिटी टू इट टू रिपेल और अट्रैक्ट एनी अदर सब्सटेंस, है ना। जो भी उसके आसपास आएगा, उसके विसिनिटी में आएगा, या उसकी फील्ड में आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। बेसिकली इस प्रॉपर्टी को मैटर की क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, है ना। सबको पता है ये बात, यस सर। है ना। और इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, Yes, सो yes, sir. यस सर। है ना। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, कूलम पर ऐसा यूनिट Coulomb. है, एम्पियर। सी से रिप्रेजेंट करते हैं कूलम को, है ना। Yes, sir. अच्छा, चार्ज कितना होता है, चार्ज होता कितना है वैसे इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, है ना। कूलम साथ में बोलना जरूरी है। और प्रोटॉन पे कितना होता है, प्लस सेम 3। होता है, बस प्लस में होता है ना। प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स, ये पता है सबको, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. है ना। आर वी श्योर अबाउट इट? ठीक है, चलो। यस सर। इसके अलावा हमने क्या बात करी थी, प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं भाई चार्जेस की, किसी को याद है? देखो ये बेसिक रिवीजन है, अगर आप ये भी नहीं बताओगे तो फिर Yes, मुझे sir. लगेगा कि बिल्कुल स्टार्ट से थोड़ी पढ़ा, यस सर। डिटेल में थोड़ी पढ़ने की जरूरत है हमें। आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. Yes, sir. आवाज क्लियर है मेरी, एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, यस Yes, सर। sir. तो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत है क्या हमें, या हमें आती है थोड़ी बहुत चीजें, है no, sir. Aati ना। क्या क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? एडिटिविटी होती है एक तो चार्ज की, क्वांटाइजेशन। चार्ज, hai. हाँ, क्वांटाइजेशन हो गया, एडिटिविटी हो गया, कंजर्वेशन हो गया, है ना। एक तो एडिटिविटी होती है, एडिटिविटी का मतलब क्या होता है, Charge can be added चार्जेस and को subtracted. ऐड कर देता है स्केलर क्वांटिटी के साथ। चार्ज को क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। टोटल चार्ज होता है सिस्टम का, वो उसको वो कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, ऐड करके ना। चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं भाई, Algebraic. Algebraically. एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं ना। जैसे Q1, Q2, Q3, ऐसे Qn चार्जेस हैं, तो टोटल सिस्टम का चार्ज कैसे निकाला जा सकता है भाई, इनको ऐड करके, है ना। ऐसे ऐड करके निकाला जा सकता है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंजर्वेशन। Quantization. Conservation of charge.
क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। तो क्वांटाइजेशन में क्या पढ़ा था हमने? Q is equals to M. ये चार्ज जो है वो क्वांटाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, यानी कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी इज अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उसको आप बांट नहीं सकते, है ना। एक इलेक्ट्रॉन या तो आप दोगे या एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और आधा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो किसी बॉडी को, राइट। Yes, sir. Yes, sir. स्मॉलेस्ट चार्ज टू बी गिवन, है ना, टू बी एडेड और रिमूव्ड, मतलब कितना होता है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. है ना। और इसी से हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था कि जो चार्ज होता है विच इज इट इज इक्वल टू बेसिकली चार्ज ऑन एनी बॉडी, वो क्या होता है? Q इक्वल्स टू N इंटू E, है ना। इसमें N क्या होता है? Integral. Number of electrons. इंटीजर, Number of electrons. नंबर ऑफ Integer multiple. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही सी, इंटीजर है ना, पर इट इज एन इंटीजर, Yes, sir. Yes, sir. इट इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब आधा, 3/2, ये सब नहीं हो सकता, है ना। और E तो पता ही है हमें, E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। पता है ये सब बातें, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज आपका ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। यानी कि नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स Conserved. Conserved. कंजर्व्ड या कांस्टेंट। नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व्ड, है ना। जैसे कि आपने किसी बॉडी को, अगर किसी बॉडी पे चार्ज नहीं था और उसको आपने +4 इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रोवाइड किया उसको, मतलब कंडक्शन के थ्रू, तो दोनों बॉडीज पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन और +2 इलेक्ट्रॉन, है ना। Yes, sir. समझ में आती है बात? इस पे Yes, sir. +4 इलेक्ट्रॉन चार्ज था, इसको आपने एक स्फेयर से टच कराया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था इनिशियली, तो ये बाद में क्या हो जाएगा भाई? दोनों बॉडीज पे, इस पे आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी वाली बॉडी पे भी कितना आ जाएगा? +2 electrons. +2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये उसको बोलते हैं हम कि चार्ज कंजर्व्ड रहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। जो नेट चार्ज है वो आपका क्या रहता है भाई? कंजर्व्ड रहता है ना। चलो भाई इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, जो पढ़ा है अभी तक उस पे, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन पढ़िए सब लोग और आंसर कीजिए। When 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, the charge on the sphere becomes how much? Easy क्वेश्चन है काफी। 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए किसी स्फेयर से, तो पहली बात तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा? Negative. Positive charge. बेटा अगर आप किसी बॉडी से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले रहे हो, तो उस बॉडी पे तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड Yes, करते sir. हैं। अगर बहुत ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, कोई बॉडी है वो अगर तुम्हारी न्यूट्रल है मान लो, उसको तुम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। और अगर उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, राइट। नहीं समझ में आया क्या बोला? Yes, sir. समझ में तो आया ना? आंसर बताओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम क्यों लग रहा है? वेरी गुड मुस्कान। ओके, आई गॉट 2 आंसर्स। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व करके ही निकालना है ये, क्योंकि Yes, sir. Yes, sir. तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें भी अगर हमको फॉर्मूला वगैरह देखना पड़ रहा है या कहीं से कुछ हेल्प लेनी पड़ रही है तो इट्स अ प्रॉब्लम।
है ना, दैट मीन्स दैट वी हैव नॉट रिवाइज्ड एनीथिंग। रिवीजन तो छोड़ो, हमने पढ़ाई भी नहीं करी फिर ढंग से, अगर इसका मतलब ये है, क्योंकि आपको अभी अभी समझाया जा रहा है, आप क्वेश्चन समझो और आंसर करो। फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, क्या होता है भाई, सॉल्व करें इसको। Yes, sir. Yes, तो sir. मान लो उसको तुमने 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, और तुम पे इस पे चार्ज पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा अब निकालने के बाद, ठीक है। 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तुमने, तो इस पे चार्ज कितना आएगा भाई, Q इक्वल्स टू एनी से निकाल सकते हैं हम, है ना। Yes, sir. Yes, sir. निकले हैं उन पे जितना चार्ज था, वो जो निकल गया है वही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पे। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले तुमने, 10⁻14 निकाले थे, Yes. Yes, sir. और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻, -19. -19. है ना, कितना हो गया ये 1.6 इंटू 10⁻−5, -5. है ना। या फिर अगर इसको हम माइक्रोकुलम्स में लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा ये 16 माइक्रोकुलम। 16 microcoulomb. 16. प्लस का होगा या माइनस का होगा? Plus. Sir, positive. पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, क्वेश्चन में आपको जैसे ए ऑप्शन दे देगा +16 माइक्रोकुलम्स, बी ऑप्शन दे देगा -16 माइक्रोकुलम्स, तो कौन सा चूज करेंगे हम, ए ऑप्शन, है ना, क्योंकि हमको पता है कि बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज होने वाली है, निकाला है ना उसमें से तुमने। चलो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी हाउ मच। वैसे तो ये याद होना चाहिए आपको, अब ये तो आपने कई बार सॉल्व किया है क्वेश्चन, याद है Sir, तो। हाँ बताओ। 6.25 into 10 to the power -18. 10⁻−18, ओके। 18. 10⁻18 या -18? Sir, 18. श्योर? Yes, sir. ओके, करो भैया, आंसर करो इसका। इसको आप सॉल्व करना आना चाहिए आपको, मतलब ऐसे याद तो रहना ही चाहिए, ऑब्वियसली दैट इज द प्राइमरी थिंग कि आपको याद रखना है। लेकिन अगर नहीं आता ना किसी को, मान लो याद नहीं है किसी को, याद भूल गए, तो इसको आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए ताकि आप अ, निकाल दो जल्दी से, है ना। जीरो पॉइंट सिक्स टू 10⁻19, ओके। सॉल्व करें, ओके मुस्कान, गुड। Yes, sir. कैसे निकालेंगे, Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, है ना, 1 कूलम चार्ज में। 1 कूलम चार्ज यानी क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है क्या, Yes, sir. है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं, यानी कि एन की वैल्यू निकाली पूछी जा रही है आपसे, राइट। तो हमको पता है क्यू इक्वल्स टू एन ही होता है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई हो जाएगा क्या। Yes, Yes, sir. sir. Yes. दिस विल बी, क्यू की वैल्यू तो 1 कूलम है, 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻−19। इज दैट राइट, इज दैट राइट। Yes, sir. तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आंसर होगा, 6.25 इंटू 10⁻18। कैसे सॉल्व करेंगे, Yes, sir. मैं ऊपर ले गया 10⁻19 को ऊपर ले गया, है ना, प्लस में, और नीचे 1.16 आ गया, तो इसको मैं 10 इंटू 10⁻18 करके लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि मैं 1.6 से डिवाइड कर सकूं। 1.6 से कुछ तो मिलना चाहिए ना ऊपर डिवाइड करने के लिए, है ना। तो मैंने 1.6 से अब 10 को डिवाइड करा, तो कितना आया, 6.25, 25. है ना, इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज में, ठीक है। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये बेसिक क्वेश्चन है, पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो आपको आना चाहिए था ये क्वेश्चन, है ना, सबको याद होना चाहिए, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इतना पुराना क्वेश्चन है कि आपको मतलब ये सब चीजें याद होनी चाहिए मुंह जबानी, ठीक है। आगे चले बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, आगे हमने पढ़ी थी कि और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टीज है चार्ज की, जैसे कि चार्ज हमेशा एसोसिएटेड रहता है मैटर से, मैटर के साथ ही एग्जिस्ट करेगा चार्ज, है ना, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड Yes, sir. विद मैटर। इसके अलावा क्या पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, Yes, sir. Yes, sir. और प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, लाइक चार्जेस क्या करते हैं,
और अनलाइक चार्जेस Repel. रिपेल। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं सारी, ये तो हमने बचपन में भी पढ़ी थी ना। न्यूट्रल चार्जेस का कुछ, न्यूट्रल सर चार्जेस का तो, हाँ बेटा बोलो। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं ना। आपने उल्टा लिख दिया है। ओह सॉरी जल्दबाजी में उल्टा लिखा है। चलो ध्यान दे रहे हो तुम लोग, कम से कम इतना पता चला मुझे इससे। अभी ठीक है। यस सर। अच्छा, न्यूट्रल होंगे चार्जेस तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करेंगे Sir, ना। attract. नहीं करेंगे। न्यूट्रल चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, आर यू श्योर? नो सर। क्या क्या लॉजिक है अट्रैक्ट करने का, अगर अट्रैक्ट करेंगे तो? सर जो न्यूट्रल चार्ज होंगे उसमें भी तो नेगेटिव चार्ज होंगे ना। बेटा वो तो नेगेटिव क्या, उसमें पॉजिटिव भी होंगे, बट आपका आंसर का डिटेल ये नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल चार्ज कैन बी अट्रैक्टेड टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट, दैट कुड बी एन आंसर, है ना। अट्रैक्ट अगर आप बोल रहे हो तो आप ये बोलना, आपको ये बोलना है कि न्यूट्रल चार्ज को अट्रैक्ट किया जा सकता है दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट से, बट दो न्यूट्रल चार्जेस आपस में कुछ नहीं हो सकता, उनका अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसको आप ऐसे देख लो ना, आपका पेन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है अभी एज सच, है ना। तो दो पेन को साथ में रख देते हो तो वो क्या अट्रैक्ट करते हैं क्या एक दूसरे को? नो सर। रिपेल करते हैं? नहीं करते ना। अरे नहीं करते ना। तो न्यूट्रल चार्ज कैन बी अट्रैक्टेड, बट इट कैन बी अट्रैक्टेड टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट, है ना। क्योंकि जब आप चार्ज ऑब्जेक्ट रखते हो न्यूट्रल चार्ज के पास में, तो क्या हो जाते हैं, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यस सर। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग में यही तो पढ़ते हैं हम, कैसे चार्ज करें किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, है ना। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में यही तो सब पढ़ते हैं हम, क्या क्या तरीके होते हैं भाई चार्ज करने के न्यूट्रल बॉडी को। अरे याद Yes आ रहा sir. है, ये भूल चुके हैं हम सब कुछ, यस सर। है ना। हाँ, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ते हैं फिर इसके साथ में। तो क्या क्या तरीके हैं भाई? पहले तो ये बताओ, दो तरह के वो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स, एक तो कंडक्टर्स होते हैं, एक इंसुलेटर्स होते हैं, यस है ना। सर। यस सर। सेमीकंडक्टर्स भी हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी हमने जितना मतलब हमारा काम है अभी, उसके हिसाब से हम दो ही में क्लासिफाई कर रहे हैं, अदरवाइज अब तो हम सेमीकंडक्टर्स भी जानते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, है ना। सो मेटल्स यस की अगर सर। हम बात करें प्राइमरीली, या कोई भी मटेरियल की हम बात करें, तो दो तरह के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर वो होते हैं जिनमें चार्ज फ्लो हो सकता है ना, जो अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें मोबाइल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब तो हमने केमिस्ट्री के थ्रू भी समझ लिया है, केमिस्ट्री के थ्रू भी समझा है ना, अभी हमने चार्ज के लेवल पे जाके देख चुके हैं ना हम। चार्ज को समझ के देख चुके हैं अब कि भाई क्या होता होगा, है ना। एक टाइटली बाउंड होते हैं, एक लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल होते हैं, ज्यादा मोबाइल मतलब जो घूम सकते हैं इधर से उधर, है ना, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्लो पॉसिबल हो पाता है चार्जेस का। लेकिन इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता, वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, है ना, और टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब तो उस केस में क्या होता है, आपका फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। और बाकी तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वो सब पढ़ा हुआ है हमने, आता है ना हमें, सब चीजें समझ में आती है ना भाई। यस सर। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये तो तुमने पढ़ा ही है, सेमीकंडक्टर्स में भी पढ़ाया ढंग से मैंने आप लोगों को सब चीजें, है ना। तो आप लोगों को अब थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा होगा कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हमने पढ़ा था तब इतना समझ में नहीं आती थी चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़ी हमने, उसके बाद फिजिक्स में भी हमने थोड़ा देखा समझा, तो हमें समझ में आया एक्चुअली कि फ्लो हो कैसे रहा है ना, कितनी एनर्जी चाहिए होती होगी फ्लो होने के लिए, और क्या कारण है कि इंसुलेटर्स में फ्लो नहीं हो पाता, क्या कारण है, रीजन क्या है इंसुलेटर्स का? सर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, वेरी गुड। तो कंडक्शन बैंड में ही जा नहीं पाता आपका, है ना, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा आपका चार्ज, तभी तो फ्लो कर पाएगा वो, है ना। तो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ही बहुत ज्यादा एनर्जी गैप हो जाता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का, है ना। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता था, सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप होता था वो होता तो था, एग्जिस्ट तो करता था, पर इतना ज्यादा नहीं होता था कि उसको ओवरकम नहीं किया जा सके, है ना। एनर्जी देके, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके, या फिर कुछ और तरीकों से हम क्या कर सकते हैं भाई, कंडक्शन बैंड तक लेके जा सकते हैं, है ना। या फिर सेमीकंडक्टर को हम कंडक्टर की तरह ट्रीट कर बना सकते हैं, मतलब, है ना, फ्लो फ्लो करा सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का। क्या ये बात समझ में आती है सबको? याद आ रहा है सब कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। यस चलो सर। भाई,
मेथड्स ऑफ चार्जिंग बता दो फिर जल्दी से, क्या क्या थे, क्या क्या पढ़े थे हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। एक तो फ्रिक्शन पढ़ा था बाय रबिंग, है ना, यस सर। ठीक है। इसके अलावा कंडक्शन पढ़ा था, इसके अलावा एक और पढ़ा था, क्या था, इंडक्शन, इंडक्शन। यस सर। है ना। सबको थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेते हैं। कंडक्शन मतलब टचिंग, बेसिकली टच करके हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन क्या था भाई, व्हाट वाज फ्रिक्शन? ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, एग्जांपल दिया हमने, यस सर। ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, है ना। फ्रिक्शन के थ्रू, रबिंग के थ्रू चार्ज ट्रांसफर होते हैं इनमें, चार्ज चार्ज किया जा सकता है ना। याद आ रहा है ना सब कुछ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था भाई, ये सब चीजें तुमने भूलना मत बिल्कुल भी, है ना। यस सर। कंडक्शन में क्या पढ़ा था, इन चार्जिंग बाय कंडक्शन होता क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइप के चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, कंडक्शन में यही होता है ना। यस सर। यस सर। जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस पे अगर आपका चार्ज है कुछ प्लस क्यू, ठीक है, और इसको आपने इसके ऊपर टच कर दिया तो इस पे भी चार्ज आ सकता है यस सर। ना। दोनों मेटल्स हैं तो सेम टाइप का चार्ज आ जाएगा उस पे भी ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो तो हमें कंजर्वेशन तो पता ही है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इंडक्शन पढ़ा था। तो इंडक्शन क्या होता है, विदाउट कॉन्टेक्ट में जब चार्ज करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है यस चार्ज सर। का, है ना, जो सरफेस ऑफ कंडक्टर पे होता है, ये बात दूसरी है ना। कब होता है ये, जब कोई भी आपका चार्ज ऑब्जेक्ट किसी के पास लाया जाए, कंडक्टर के पास लाया जाए, है ना। एक यस सर। एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर आप पास ले आओगे, है ना, मान लो किसी ऑब्जेक्ट के, किसी कंडक्टर के, ये आपके कंडक्टर है, ठीक है, और मान लो इस पे पॉजिटिवली चार्ज है ये बॉडी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस अपीयर होने लगेंगे सरफेस पे, यस सर। कंडक्टर पे, और इधर की तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। पोलराइजेशन पढ़ा था ना हमने। यस सर। तो क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन में, रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है भाई, अब बताओ क्वेश्चन करें इस पे कुछ। यस सर। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, ये जो हमने कंडक्शन पढ़ा था, कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग का। तो उसमें क्या होता है, जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क पे, क्या होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट गेन्स ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, ग्लास रॉड में गेनिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, सर सिल्क पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो उसमें सिल्क पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो ए ऑप्शन कैसे होगा? सर बी ऑप्शन। बताओ भाई, सब लोग बताओ, क्या बी एक ही ऑप्शन बच्चे ने होगा। जिम्मेदारी थोड़ी ली है? न तो तुम चैट में आंसर कर दिया करो भाई, जो बच्चे म्यूट करके अनम्यूट करके नहीं बताते हैं, वो एटलीस्ट चैट में आंसर करें, है ना। किसी तरह से तो आंसर करो, या तो अनम्यूट करके बोलो या चैट में लिखो। पुरानी चीज है ये सब चीजें, बहुत पहले पढ़ चुके हो तुम लोग, आनी चाहिए ये सब चीजें आपको। ग्लास रॉड को जब आप सिल्क पे रब करते हो तो क्या होता है भाई, आप उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है ग्लास रॉड, इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क, है ना, और खुद क्या हो यस। जाता है, खुद क्या हो जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज। क्या ये चीजें भूल चुके हैं आप लोग? ये मेरे ख्याल से ये तो बेसिक चीजें थी जो आपने सबसे पहले पढ़ी थी, है ना। ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो आपने शायद सबसे पहले एग्जांपल्स के रूप में भी पढ़ा था ये,
है ना, कि ग्लास रॉड आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, है ना। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ग्लास रॉड आपका इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, सिल्क को दे देता है वो, है ना। और ऐसा उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ग्लास रॉड के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि टाइटली बाउंड नहीं होते, है ना, तो इसलिए वो सिल्क पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो खुद तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही ना वो। Yes, sir. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। ग्लास रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स, बोलो भाई क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। Yes, sir. चलो भाई आगे चले, Yes, sir. कोई डाउट आउट तो नहीं है इसमें, काफी No, ज्यादा sir. खामोश से लग रहे हो तुम लोग। चलो फोर्स पढ़ा था हमने, इसके बाद पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज फोर्स जो था वो हमने पढ़ा था, है ना। तो भाई फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन Charge. के, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, Square of the डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ये बोल सकते हो, है ना, दो चार्जेस के बीच में। तो इसके बेसिस पे कॉलम्स लॉ हमने पढ़ा था, है ना, कॉलम ने लॉ दिया था जिसका जिसका वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू Q1 Q2 K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको कॉलम्स लॉ बोलते हैं, पढ़ा था हमने। इसमें हमारा Q1 Q2 हम अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं फोर्स का तो हम मॉड्यूलस ले लेंगे उसका, और K को हम क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Yes, Yes, sir. sir. है ना। जो K होता है उसको कॉलम्स कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप K की वैल्यू याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसकी वैल्यू काफी इजी भी है याद रखना, और मेरे ख्याल से याद होगी होगी वैसे तो ये। Yes, sir. इसमें एक और चीज याद Yes, रखनी sir. जरूरी, यूनिट, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे क्या ये वैल्यू तो याद रख लेते हैं पर यूनिट भूल जाते हैं। अब ये यूनिट भूलने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि तुम इसमें मैंने क्या बताया था एक बार याद है, कि अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम यूनिट निकाल सकते हो, और अगर तुम्हें यूनिट याद है तो तुम फॉर्मूला भी कई हद तक डिराइव कर सकते हो। याद है मैंने ऐसा कुछ बताया था एक टाइम पे। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो याद है ही सही, तो क्यू के की वैल्यू आप निकाल सकते हो, फोर्स को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये तो होता है न्यूटन, इसकी तो यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, है ना, और Q1 Q2 की यूनिट होती है कॉलम स्क्वायर, है ना। तो न्यूटन मीटर Yes, स्क्वायर sir. अपॉन कॉलम स्क्वायर आ जाएगा ये, है ना। अच्छा एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमने लिखा है, परमिटिविटी ऑफ Free space. फ्री स्पेस, है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू भी होती है एप्सिलॉन नॉट की, कितनी होती है वैल्यू ये, 8.85 इंटू 10 की पावर -12. -12. है ना। अच्छा परमिटिविटी होती क्या है वैसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या समझूं मैं इसको, पता है क्या ये चीज, परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, या फ्री स्पेस में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ। Ability to medium allow the electric field. हाँ वेरी गुड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएगी, पास कर पाएगी, है ना, थ्रू अ मीडियम। तो जैसे कि हम फ्री स्पेस की बात करें तो थ्रू अ वैक्यूम हो गया, कि वैक्यूम से कितने अच्छे से पास की जा सकती है ना, एबिलिटी क्या है उसकी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराने की, ठीक है, कितने ज्यादा इजीली पास हो सकता है, कितनी डिफिकल्टी आएगी पास होने में इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, वो उस मीडियम की परमिटिविटी बताता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और ये कांस्टेंट भी इसलिए आया क्योंकि हमने फोर्स के पैरामीटर्स तो डिफाइन कर लिए थे, कि भाई चार्जेस ज्यादा होंगे, अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर कम होती जाएगी तो भी फोर्स बढ़ेगा। लेकिन हम उस पैरामीटर को कंसिडर नहीं कर पाते थे जो कि मीडियम लेके आ रहा था। भाई मीडियम भी तो लेके आएगा, अगर तुमने एक ऐसा मीडियम है जो वैक्यूम है, एक मीडियम कोई दूसरा है जिसकी परमिटिविटी कुछ अलग ही है ना, बहुत ही ज्यादा अलग है, तो दोनों में सेम फोर्स थोड़ी अप्लाई होगा अगर आप सेम सेट ऑफ चार्जेस भी ले लेते हो डिस्टेंस सेम के साथ। Yes, sir. तो जब लोगों ने ऑब्जर्व किया ये कि मीडियम के साथ में फोर्स जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी वैल्यू भी बदल रही थी, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि मीडियम वाला फैक्टर भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, मीडियम का कुछ ना कुछ तो
हमें इस फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा फैक्टर। तब फिर उन लोगों ने इस चीज को निकाला, कैलकुलेट किया, है ना, कि भाई इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। ऑब्वियसली उसके कैलकुलेट करने में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज ले सकते हो आप इसमें 1 कॉलम का, है ना, Q1 Q2 दोनों 1 कॉलम के ले लो, उनके बीच में एक सेपरेशन ले लो पक्का, और उनके बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लो। फोर्स कैलकुलेट करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनका बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लो किसी तरह से, तो आप परमिटिविटी को भी निकाला जा सकता है। और वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेबोरेटरी या सॉरी मैथमेटिकली इसको निकाला गया था इनिशियली। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि इसकी यूनिट भी याद रखनी है साथ में। जैसे के की यूनिट याद रखोगे, जैसे परमिटिविटी की भी यूनिट याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है यूनिट पे तुम्हें घुमाया जा सकता है, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चीजें जो तुम्हें आती हैं सबको पता है, पेपर बनाने वाले को भी पता है कि ये सब चीजें तुम्हें आती हैं। वो उन चीजों पे फोकस करते हैं जो कि आप कम पढ़ते हो, है ना, कम पढ़ते हो एज इन जो कि इंपॉर्टेंट तो है पर आप इग्नोर कर देते हो कहीं ना कहीं। तो यूनिट्स हो जाती हैं जैसे, है ना। तो सब यूनिट्स को थोड़ा बहुत समझेंगे। 2 ऑप्शन है, या तो याद रख लो या फिर समझ लो, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज कर लो, दोनों कर सकते हो तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉलम्स लो वैलिड किस पे होता है? केवल पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस पे, है ना। स्ट्रिक्टली पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही अप्लाई करेंगे हम इस चीज को। तो इसकी लिमिटेशंस को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉलम्स लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड किस रेस्ट पे? चार्जेस। कैन ओनली बी अप्लाइड, बताओ भाई। सर रेस्ट चार्जेस। हाँ, स्टेशनरी होनी चाहिए, है ना। एक तो स्टेशनरी होनी चाहिए और एक पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। चार्जेस नीड टू बी स्टेशनरी। यस सर। स्टेशनरी का मतलब तो समझ में आता है ना सबको? यस सर। अरे समझ में आता है ना स्टेशनरी का मतलब सबको, ठीक है। Yes, sir. यस सर। स्टैटिक, रेस्ट पे, है ना, ये सब बातें हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है क्या वो? है ना। रीजन क्या होता है इसका स्टेशनरी वाला, कि चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, यस सर। ठीक है। अच्छा, कॉलम्स लो अप्लाई कब होगा? जब सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू द डायमेंशंस। डायमेंशंस के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसको भी हम लिमिटेशन में लिखेंगे, कॉलम्स लॉ can be applied, can be applicable आगे बोलो, can be applicable if the separation between the charges, जो सेपरेशन है चार्जेस के बीच का, क्या हो जाएगा? वो बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा हो। हाँ, बड़ा. इज लार्ज, सेपरेशन बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू देयर डायमेंशंस। किससे बड़ा होना चाहिए? उनकी डायमेंशन से बड़ा होना चाहिए, कंपेयर टू देयर डायमेंशंस। उनकी डायमेंशन से अगर छोटा रह गया तो दिक्कत है ना, फिर आप कॉलम्स लॉ नहीं अप्लाई कर पाओगे। जैसे आपका ये चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और उनके बीच का डिस्टेंस है कुछ, तो जैसे कि ये है 0.01 मीटर, है ना, ये है 0.02 मीटर, और इनके बीच का सेपरेशन है 400 मीटर। तो क्या अप्लाई किया जा सकता है? यस सर। कैन बी अप्लाइड, है ना, क्योंकि डायमेंशन के कंपैरिजन में सेपरेशन काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या इलेक्ट्रिक Magnetic. फील्ड करेगा क्या? यस No, सर। Yes, sir. मैग्नेटिक, अगर आपका चार्ज, देखो समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। चार्ज है जो कि रेस्ट पे है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्या? Yes, यस sir. सर। yes, sir.
और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यस करता? सर। हाँ सर करता है। पक्का? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। प्रोड्यूसेस बोथ। अरे दोनों करता है ना भाई, अगर कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो थोड़ी केवल मैग्नेटिक फील्ड ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है ना। और अगर चार्ज तुम्हारा एक्सेलरेशन से चल रहा है, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो फिर क्या करता है प्रोड्यूस? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, स्टैटिक तो बिल्कुल नहीं है, चल भी रहा है और एक्सेलरेट भी कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली यस क्या सर। करता है? ईएम वेव्स प्रोड्यूस करता है। पढ़ा था ये, भूल गए हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है जब एक्सेलरेट करता है चार्ज। यस सर। पढ़ाया था मैंने ईएम वेव्स पढ़ाते वक्त, भूल गए ना? अरे भूल गए ना? No, sir. नो सर। बोला क्यों नहीं, आंसर क्यों नहीं दिया? ये चीजें नहीं बोलनी है बिल्कुल भी, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल, ठीक है, इनको याद रखना है हमेशा। चलो भाई एक सवाल करो। फोर्स निकाल दो, कॉलम्स लो तो पढ़ लिया है, अब इसे छोटा सा क्वेश्चन फोर्स का भी कर ही लेना चाहिए, मैं लाइफ में आया तो। हो जाएगा? Yes, sir. बताइए आंसर बताइए सर। आया आंसर किसी का क्या? Sir, B option. बी ऑप्शन आ रहा है सबका? एक ही बच्चे ने आंसर किया, वाह। अरे यार ये इतने इजी क्वेश्चंस भी तुम आंसर नहीं करोगे क्या अब? मैं तो सोच रहा था तो मैं जेई वगैरह के क्वेश्चन कराता हूँ, तुम तो नीट वाले क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल इजी वाले। बेटा फोर्स ही तो निकालना है, अभी जो पढ़ाया हुआ है उसको यूज करना है बस। करूँ सॉल्व करूँ? चलो कुछ बच्चों का तो आ रहा Sir, है, option B. बढ़िया। मुझे लगता है तुम शायद ट्राई भी नहीं करते हो, क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लगता है तुम ऐसे मतलब साइड में कुछ करने लग जाते हो अपना पर्सनल कुछ काम, ऐसा ही है ना? नो No, सर। sir. नो सर। सब लोगों की नहीं बोल रहा हूँ मैं, अधिकतर बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि तुम लोग क्वेश्चन देखते हो और फिर वेट करते हो कि हाँ सर तो बता ही देंगे, जीवन में आए हैं तो, है ना। लेकिन हम तो क्या ही करेंगे जान के, निकाल के बैठ जाते हैं शांति से, कुछ अपना देखते हैं कुछ करते हैं। अरे भाई तुमको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, ये सब मैं आज की क्लास में करवा रहा हूँ, बस यूं मान लो तुम, क्योंकि फर्स्ट डे को मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को बहुत मैं सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चन कराने लग जाऊं और कुछ बताऊं भी नहीं, ठीक है। जस्ट टू सेट अ मोमेंटम मैं ये सब क्वेश्चंस ले रहा हूँ, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ कि ये सब आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें एटलीस्ट सॉल्व करने का ट्राई तो करो। द लीस्ट यू कुड डू इज ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। ये कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 16 से 18 बच्चे। तुम में से कम 10 बच्चों के आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन के।
4-5 बच्चे हमेशा की तरह वही आंसर करते रहते हैं भाई। ये तो करेंगे इसे, इनका निकल जाएगा। तुम्हें नहीं निकलवाना क्या अपना एग्जाम, मुझे ही बता दो। क्या होगा भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन, R R square. R square. ठीक है। फोर्स दे रखा है, दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है 0.06 मीटर और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमें पता है F होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, K इंटू Q1 Q2 पता नहीं है फिलहाल के लिए, तो अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं 0.06 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ये दे रखा है क्या। Yes, sir. उसके बाद वो बोल रहा है इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर, यानी कि पहले अगर सेपरेशन था आपका Q1 और Q2, पहले सेपरेशन अगर आपका था 0.06 मीटर, अब आपका क्या हो गया है, पास में ले आए हो आप इनको, Yes, sir. तो आपके चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो कम हो जाएगा। 0.1 मीटर लेके आ गए हो आप दोनों तरफ से। इधर भी आपने 0.01 है ना, 0.01 ले लिया इधर से भी, और इधर से भी 0.01 मीटर ले लिया। तो आपका सेपरेशन कितना हो गया, 0.04 Four. मीटर, है ना। Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन कम हो चुका है। तो अब आपका फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 Upon 0.04 करते हैं. 0.04 का होल स्क्वायर, है ना। देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, यानी F2 की वैल्यू निकालनी है। ये F1 हो गया इन केस, तो F2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, K इंटू Q1 Q2 की वैल्यू पता है हमें। अरे K इंटू Q1 Q2 की वैल्यू पता है ना हमें, 5 इंटू Yes, sir. 0.06 का होल, Yes, sir. इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट कर दो। क्या आ जाएगा वैल्यू, F2 इक्वल्स टू 5 इंटू 0.06 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.04 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना था बस, इसको बस सॉल्व करना था आपको, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है भाई, ऊपर हो जाएगा 36, ठीक है। 0.06 ऊपर है, 0.04 नीचे, तो जितनी भी 10 की पावर बनेगी वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी क्या। Yes, sir. Sir. Yes, ये sir. समझ आई आप लोगों को। 0.06 का मतलब क्या, 0.06 इसका मतलब क्या होता है, 6 इंटू 10 की पावर कितनी, -2, Minus 2. और नीचे कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -2, है ना। तो ये क्या है, ऊपर है मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 10 की पावर -2 का 2 बार, और नीचे 4 इंटू 10 की पावर -2 का 2 बार, स्क्वायर है ना। तो ये 10 की पावर -4 ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे क्या। Yes, sir. Yes, sir. ऊपर बचेगा Yes. 36, 5 मल्टीप्लाई बाय 36, नीचे बचेगा 16, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 11.25 2 5. Two, sir. न्यूटन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनी डाउट्स। No, sir. No, sir. हाँ शिखा। सर इसका रेशियो लेकर भी आंसर निकाल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली रेशियो ही लिया है हमने, टेक्निकली देखा जाए तो रेशियो। यस सर, तो मैंने वैसे ही निकाला था F1/F2. हाँ तो ले सकते हो आप बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब रेशियो लेना है, रेशियो ही लिया है हमने। आप देखो ना रेशियो में करते क्या हम, ऊपर नीचे डिवाइड ही तो करते हैं। रेशियो का मतलब डिवीजन होता है, राइट। यानी कि आप F2/F1 निकाल Yes. ना, या फिर F1/F2 निकाल रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, रिप्लेसमेंट ही करो। डिवीजन में ये कटिंग होती है ना, बेसिकली कट जाएगा वो, जो कॉमन चीजें कट जाती है ना। तो उससे आपका वो आपने वही किया, K इंटू Q1 Q2 की वैल्यू रिप्लेस करने का मतलब यही हुआ कि आपने रेशियो लिया। हाँ अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आप डायरेक्ट जो है वैल्यू लिख सकते हो, 0.06 का होल स्क्वायर अपॉन 0.04 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप डायरेक्टली, है ना, मल्टीप्लाई करके 5 से रेशियो के थ्रू। तो बहुत अच्छी बात है और जल्दी निकल जाएगा आंसर। बेसिकली कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और कॉन्सेप्चुअली सही होने चाहिए, आप बस सॉर्टेड है। आगे चले। Yes. Yes, sir. चलो भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये पढ़ते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो कॉलम्स लॉ जो होता है, कॉलम्स फोर्स बेसिकली जो होता है इन वैक्यूम, वो हमने पढ़ा हुआ है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना। तभी तो हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज करते हैं वैक्यूम के केस में, है ना। Yes, sir. लेकिन अगर किसी मीडियम में इसको इंसर्ट कर दिया जाए, चार्जेस को आपके किसी मीडियम में रखा जाए, तो फिर उस केस में आपके मीडियम का भी असर आएगा, है ना। तो कैसे हम लिखते हैं,
एफ एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन ई आर। बेसिकली एफ तो आपका है ये वाला के इंटू क्यू इंटू टू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ एम क्या है आपका, किसी मीडियम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, तो सिंस आपने एप्सिलॉन आर बोल लो या एप्सिलॉन बोल लो, एप्सिलॉन मीडियम, एप्सिलॉन परमिटिविटी का आपने क्या किया है, इंसर्ट किया है ना, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है बेसिकली। ये डाइलेक्ट्रिक का मतलब मीडियम है बेसिकली आपका। तो आप उस केस में कैसे लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के केस में, आप लिखोगे एफ अपॉन ई आर। अब इसमें ई आर क्या होता है, व्हाट इज ई आर, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं भाई, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम। मीडियम। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यस सर। है ना। रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करना है हमें फोर्स को, तब जाके मीडियम का निकल के आएगा, है ना। यानी कि उसको स्पेस, फ्री स्पेस से भी कंपेयर कर रहे हैं, और जो मीडियम जो आपने लिया है, ठीक है, जो आपने डाइलेक्ट्रिक लिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आपका, उससे भी हम, उसको भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है, सबको याद रहेगा ये, एफ एम इक्वल्स टू एफ अपॉन ई आर, यस सर। है ना। एंड ई आर इक्वल्स टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब यानी कि अगर आप किसी मीडियम में आपने इंसर्ट किया है जिसका परमिटिविटी आपको पता है, उससे आपको फ्री स्पेस का डिवाइड करना है, तब जाके आपकी रिलेटिव आएगी। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं फिर इस बात पे। ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन। आंसर चैट में करेंगे। एक ही बच्चे का आंसर आया है क्या? करेंगे डिस्कस बच्चों। यस। बड़े वेरिएशन के साथ तुम्हारे आंसर आ रहे हैं। किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी ने ए भी दिया है बीच में। डी भी दे देते फिर, डी बचा था। मजा आ जाए ना अगर डी आंसर आ जाए तो, है ना। अगर आंसर सही वाला डी निकल जाए, मजा ही आ जाए। सबका गलत हो जाएगा। चलो थैंकफुली तुम्हारा डी तो नहीं है आंसर। ठीक है।
सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें रेशियो यूज करना था, इसमें किया नहीं होगा रेशियो यूज, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि के, अगर आप इंसर्ट कर रहे हो लेट से, है ना, के कांस्टेंट बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड ही तो करते हैं के से, हम बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड Yes. करते हैं ना फोर्स को, यही तो हमने Yes, पढ़ा है। आपका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किया जा रहा है, या मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम, मतलब मीडियम में अगर आपके चार्जेस हैं बेसिकली, तो आप एफ डैश क्या लिखते हो, एफ अपॉन के लिख दोगे। अरे ऐसे ही तो लिखते हैं, yes, sir. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के Yes. अगर मीडियम का होता है तो उस मीडियम में कैसे लिखते हैं फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे ही लिखते हैं। तो आप ये पूछा आपको रेशियो बता दो, आप तो दो स्फेयर्स हैं जो कि विद कांस्टेंट चार्ज इन एयर, और दूसरे केस में मीडियम में, तो एयर में तो उनका एफ हो जाएगा लेट से, और मीडियम में एफ डैश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ के लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, के लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी के दे रखी है ना। तो कंफ्यूज क्यों करना है खुद को, हम के की जगह क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इज दैट करेक्ट। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. और यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन, चार्जेस तो सेम ही है, चार्जेस थोड़ी बदले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई के मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, है ना। यानी कि तुमने बस के से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये के तुम्हारा ऊपर नहीं चला जाएगा क्या, ये Yes, नहीं sir. समझ में आया, Yes. समझ में आया नहीं आया। Sir, आगे. Yes, sir. Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप डिवाइड कर रहे हो इस पूरे टर्म से, तो डिवाइड कर रहे हो तो ये मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर स्क्वायर, है ना, अपॉन में Q1 Q2। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला जो टर्म है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 भी कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, के इज टू, 1. 1. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, Second option. Second option. ठीक है। काफी ज्यादा अलग अलग आंसर आए थे, लेकिन अभी आई होप समझ में आ गया होगा। कौन, Yes, sir. बेटा म्यूट कर लो, कौन बातें कर रहा है बैकग्राउंड में, किसी को लग रहा है डांट पड़ रही है। कृपया पूरी क्लास को अपनी डांट ना सुनाए, म्यूट करके रखें, है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आया। Yes, sir. देखो लास्ट में चुपके से बी आंसर कर दिया एक दो बच्चों ने। अच्छा ये पहले का किया हुआ है तुम्हारा, चलो ठीक है, जिसने पहले किया हुआ है उसका कंसिडर कर रहा हूँ मैं, जिसने बाद में किया उसका नहीं कर रहा। मुस्कान ने तो 3 बार आंसर बदला है अपना। No, sir. एक ही बार किया था. अच्छा, दो दो बार आंसर दिया है मतलब, ठीक है। अच्छा तुम मुस्कान कुमारी भी है, तुम लोग अपना नाम बदलो यार। कुछ और नाम रख लो एक जना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. Yes, चलो, sir. ये अच्छा क्वेश्चन है, करा हुआ है वैसे पहले, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, करो, ट्राई करो सॉल्व करने का।
हो गया बच्चों, हो गया? Yes, sir. एक बच्चे का तो आंसर आया है, कैसे हो गया? चलो दो ने आंसर किया है। अरे यार ये क्वेश्चन पता है कराया हुआ है 3, चलो इम्प्रूवमेंट है। तुमको पता है ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं क्लास में। Yes, sir. अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो शायद आपने आपने मेरे से पढ़ा था क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या नवीन सर से पढ़ा नो था? सर, आपसे नहीं पढ़ा। मैं नवीन सर से नवीन पढ़ा सर था। से पढ़ा कराए होंगे, पर उन्होंने भी ऐसे क्वेश्चंस लिए होंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए Yes, sir. ना, सिमिलर टाइप्स के। स्क्वायर होगा ट्राइंगल की जगह यार, ट्राइंगल नहीं होगा स्क्वायर होगा, है ना। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपने करे होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि कैसे किए जाते हैं, या फिर मतलब अ, क्या होता है इनका तरीका करने का। ठीक है, करें सवाल करें। यस सर। तो बेसिकली फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसा नहीं जरूरी इस पे ही आएंगे, लेकिन मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स निकालने वाले क्वेश्चंस है वो बहुत ही कॉमन और पॉपुलर है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको सारे प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, क्या बोल रहा है? 3 चार्जेस हैं, 1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 3 चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वर्टिस। तो लेट्स से कि ये 1 हो गया, ये -1 माइक्रोकूलम हो गया, है ना, और ये 2 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? They are placed in air at the corners ABC respectively of the equilateral triangle ABC having length of each side 10 cm. सबके 10 cm साइड है, 10 10 10। ठीक है, the resultant force on the charge at C पॉइंट पे, यानी 2 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज है, उस चार्ज पे आपको बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों चार्जेस की वजह से होगा ना भाई, चार्ज और ए पे जो Yes, प्रेजेंट है, sir. जो बी पे प्रेजेंट है, उसकी वजह से ही तो आएगा सी पे चार्ज। इज दैट राइट? है ना। अब ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है, तो ये फोर्स जो आएगा वो अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन वाला होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा ना। तो अट्रैक्शन होगा तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा फोर्स का? ये वाला डायरेक्शन आ जाएगा, है ना, टुवर्ड्स द चार्ज भी आएगा क्या? यस यस सर। Yes, sir. निकाल रहे हो ना आप, सी पे निकाल रहे हो, तो सी को अगर आप देख रहे हो दूर से, तो सी की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो -1 माइक्रोकूलम लगा रहा होगा अपनी तरफ, है ना। कोई हाथ ऊपर कर रहा है क्या? अच्छा आंसर कर रहे हो, ठीक है। अच्छा सेम +1 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, है ना। तो अलोंग द चार्जेस इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्या ये वाला फोर्स? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लेट्स से कि ये फोर्स लगा F, ये फोर्स लगा F। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होने वाला है ये आपको देखना नहीं, आपको निकालना 60 पड़ेगा। degree. कैसे निकालोगे? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है और ये लीनियर है, तो फिर जो बाकी एंगल है वो 120 हो जाएगा। अच्छा F और F दोनों मैंने सेम F लिख दिया, मतलब तो ये गलत तो नहीं लिख दिया मैंने कहीं? नो सर। क्यों? सर क्योंकि चार्ज सेम है। हाँ क्योंकि चार्ज सेम है। 2 माइक्रोकूलम पे 1 माइक्रोकूलम की वजह से चार्ज आ रहा है और 1 माइक्रोकूलम की वजह से चार्ज आ रहा है। अब प्लस और माइनस का तो जो असर है वो तो मतलब जो इफेक्ट है वो तो हमने नोटिस कर ही लिया, उसको कंसिडर कर ही लिया, है ना। हमने फोर्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंगली ले ली है, लेकिन जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही आएगा ना बेटा, तो इसलिए मैंने दोनों में एफ लिया। यही बात समझ में आती है सबको? यस सर। Yes, sir. ऑल्सो सिंस इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये 60 डिग्री एंगल होगा, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा? 120 डिग्री, है ना। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले तो फोर्स की वैल्यू निकाल लो, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाय Q1 एंड Q2, कोई भी चार्ज ले लो, जैसे कि 1 इंटू 10⁻6 वाला ले लेते हैं, प्लस मतलब 1 माइक्रोकूलम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये Q1 1 इंटू 10⁻6, है ना। माइक्रोकूलम्स है ना, इसलिए 1 इंटू 10⁻6 लिखा है। Yes, sir. ठीक है, कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 10⁻6 से, और डिवाइड कर देंगे इनके बीच के सेपरेशन से। सेपरेशन कितना था भाई? 10 सेंटीमीटर।
Yes, Yes, sir. sir. है ना। 10 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा ये? ऊपर आ जाएगा 9 × 2 18, 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर सारी एक्यूमुलेट करो, कितनी कितनी आ रही है? 10 की पावर 9 और 2 -6 यानी -12, तो -3 आ रहा है क्या टोटल? Yes, sir. मेरी आवाज भी आ रही है तुम लोगों को, या ऐसे इग्नोर कर रहे हो बस तुम? आ रही है सर। है ना। तो कितना हो जाएगा ये? -3, 10 की पावर -3। अच्छा, नीचे जो 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -1 है, उसका होल स्क्वायर है, यानी कि 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -1 यानी 10 की पावर -2, वो ऊपर जाके 10 की पावर 2 बन जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो दिस विल बी जस्ट 1.8, 18/10 बन जाएगा ना, 1.8 न्यूटन। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब Yes, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। एफ रिजल्टेंट क्या होता है भाई? √of f² + f² + 2 × f × f cos थीटा, यस सर। है ना। तो इसका आंसर भी हमारा सेम ही आएगा, एफ के बराबर ही। यस सर। निकाला 2f² + 2f² cos थीटा, cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। cos 1, अच्छा आपको जैसे अगर याद भी नहीं रहना ये कि cos 120 कैसे निकालना है, तो cos 90 + थीटा करके निकाल लिया करो। ये 180 - थीटा, इनमें से कोई भी एक चीज याद रख लो, साइन और cos के याद रख लो, सारे याद नहीं रहते हैं, है ना। अगर आपको इसकी वैल्यू, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, 120 डिग्री, है ना, 60 30, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी आपको याद रहनी चाहिए। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, है ना। सो दिस विल बी f ओनली, f² बन जाएगा ये टोटल, है ना, √f²। यस। तो आंसर आ जाएगा f ओनली। तो f की वैल्यू तो हमें पता है ये कितना था, 1.8 न्यूटन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? यस सर। yes, Yes. पक्का? ठीक है। yes. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी कंटिन्यू फिर अगली क्लास में करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा बेसिक अभी पढ़ लेते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? फील्ड सराउंडेड बाय एनी चार्ज पार्टिकल, है ना। जो भी फील्ड सराउंड कर रही है किसी चार्ज पार्टिकल को, जिस फील्ड में, जिस एरिया में, वो क्या कर सकता है? अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है, बेसिकली, है ना, इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी दूसरे पार्टिकल को, है ना। वो पूरा इन्फ्लुएंस, फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है उसको। ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसकी? एक तो ये इन्फिनिटी तक जाता है, Yes, sir. एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। और ये किसी चीज पे, चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे थोड़ी डिपेंड करता है, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये हर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है ना। इलेक्ट्रिक उसका असर कम होते जाता है डिस्टेंस के साथ में, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेसिकली हर पार्टिकल की, वो इन्फिनिटी तक जरूर जाती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का। ठीक है, ये पता है सबको? यस Yes, sir. सर। इसके अलावा बेसिक चीजें सारी पता है। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्जेस की जो होती है वो अंदर की तरफ होती है ना, रेडियली इनवर्ड्स होती है। ठीक है, ये सब चीजें तो हमें बेसिक वाली तो पता ही है। पॉजिटिव के लिए क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड्स। और नेगेटिव के लिए क्या होती है? रेडियली, Inward. Inward. है ना। जैसे कि यहाँ पे +q चार्ज और -q चार्ज का हमने डायग्राम में बना रखा है कि +q से तो सारी बाहर की तरफ निकल रही है ना, और नेगेटिव चार्ज में ये रेडियली इनवर्ड्स अंदर की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। Electric field line. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज, इनको मुझे पता है तुम लोगों को याद है, पर फिर भी ये याद रखनी है आपको हमेशा। अगर भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें, कि जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है तो आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, ठीक है, ऑन पॉजिटिव चार्ज। एंड देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, फोर्स का तो निकलेगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकलता है। द लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन द रीजन ऑफ द लार्जर इंटेंसिटी एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। आपका फोर्स
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्राउडेड हुई किसी रीजन में तो वहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑब्वियस सी बात है। और अगर नहीं है ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वहाँ पे कम इंटेंसिटी है, ये भी आप लोगों को पता है। अच्छा, इंटरसेक्शन नहीं होता है इन लोगों के, इन दोनों कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये सब पता है ना भाई, ये सब चीजें? यस सर। Yes, sir. और यस सर। इनको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है क्या? नो सर। Oh, sir. These are the most basic नो things. ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से इस पे। अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रैवल वेयर? एक चार्ज पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर सकता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कहाँ मूव करेगा वो? अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स करेगा, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स करेगा, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स करेगा if it has some initial velocity in the direction of an acute angle with the line of force। ऐसी कोई कंडीशन होती है क्या? नो सर। नहीं होती। तो इसका मतलब क्या आंसर होगा इसका? ए। बी ऑप्शन। ए ऑप्शन। This is true that it will always move along the line of force, but अगर कोई एडिशनल प्रॉपर्टी आपको बताई जाती है ABCD वाले ऑप्शंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो आप प्रेफरेंस उसको दोगे आंसर में। ठीक है, इट डज ट्रैवल अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स बट ओनली इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर इनिशियली उसकी कोई वेलोसिटी है, अगर इनिशियली कोई वेलोसिटी है तो फिर वो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ट्रैवल नहीं कर पाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स कब ट्रैवल करता है? बोलो भाई। मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर। Sir. जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पॉइंट्स होते हैं अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना आप जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो आप जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होती है तो फोर्स आपका हमेशा इट विल ऑलवेज मूव द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होना आपका मस्ट पॉइंट है, ये सबको याद रखना है। ठीक है, होता क्यों है ऐसा? क्योंकि दो वेलोसिटीज एक्ट करेंगी पार्टिकल पे, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो दूसरा मतलब कोई भी आपका, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो करेगा और एक इनिशियल वेलोसिटी करेगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जब तक नॉन जीरो रहेगी तब तक आपका जो डायरेक्शन है वो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर केवल एक ही चीज वर्क कर रही होगी उस पर, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि उसको उसी की डायरेक्शन में ट्रैवल करवाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको यस सर। समझ सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स अगर बन रहे हैं, अगर दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं आपके किसी भी पार्टिकल के, तो उसको फिर अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ट्रैवल करने में दिक्कत आएगी, फिर उनकी रिजल्टेंट की तरफ वो ट्रैवल करेगा, राइट। लेकिन अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर उस केस में क्या होगा? जिधर फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन में ही आपका पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल, वो ट्रैवल करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। है ना? तो इसलिए ये कंडीशन मस्ट है। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, इसलिए मैंने एक्सक्लूसिवली लिया है, क्योंकि जनरली गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, और इस पे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आपको, आपका होमवर्क ये कि आपको सारे फॉर्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आने हैं सारे। दिस इज योर होमवर्क। कोई क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहा मैं, सिंपल सा टास्क है, कल ही क्लास है, रिवाइज करके आ जाना बस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स। इज दैट अंडरस्टैंडेबल? समझ में आती है बात? यस। चलो भाई यहीं रखते हैं, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय बच्चों। Bye, sir. बाय।